नमस्कार साथियों, जीके विद राकेश जांगिड़ और आपका स्वागत है। मैं राकेश। जो हमने एक क्लास कर ली थी उसमें हमने फर्स्ट एड के बारे में जो चीज़ें जानी थी उसमें हम जाना था। इसके बाद ये दूसरी क्लास है, इसमें जो हम के पिछली क्लास के अलावा जो भी चीज़ें बाकी रह गई थी उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें बाकी रह गई थी और कौन कौन सी हमें आगे पढ़नी, तो इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी बाकी है। तो क्लास शुरू करते हैं। मैं राकेश जांदू, क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे बर्निंग, यानी कोई आदमी जल जाता है तो उसको फर्स्ट एड देने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार का हमें बर्निंग वाले केस में फर्स्ट एड देना है, इसके बारे में, बर्निंग कितने प्रकार की होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जलन एक चोट है जो बाहरी या आंतरिक हो सकती है। ये गर्मी से भी जल सकते हैं, किसी भी प्रकार के रसायन या तेजाब से जल सकते हैं, या सीधे आग से जल सकते हैं, जिससे शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों के सतहों को नुकसान होता है और शरीर के ऊतकों को भी इससे नुकसान होता है। शरीर के ऊतक जल जाते हैं। ठीक है, जलन कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से डिग्री की जलन होती है, किस डिग्री में आदमी कितना जलता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रथम डिग्री का जलन। प्रथम डिग्री का जलन जिसमें त्वचा लाल या सामान्य से अधिक गहरे रंग की हो जाती है, जिसमें जलन में हमारे शरीर की ऊतक है जो लाल या गहरे लाल हो जाते हैं, वो प्रथम डिग्री का जलन होता है। इसमें त्वचा में मामूली सूजन आ जाती है और सहनीय दर्द दर्द होता है, जिसको हम सहन कर सकते हैं, इस हिसाब से दर्द होता है। ठीक है, ये इस प्रकार के फर्स्ट डिग्री जलन से त्वचा के घाव के ऊपरी सतह तक ही रहते हैं। जो भी घाव होंगे त्वचा के ऊपरी सतह तक ही रहेंगे फर्स्ट डिग्री बर्निंग के। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे सेकेंड डिग्री का जलन। सेकेंड डिग्री का जलन है जिसमें त्वचा में फफोले पड़ जाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति पर तेजाब के छांटे लगे, तेजाब की वजह से उसके शरीर में फफोले पड़ जाते हैं और ये त्वचा में सूजन भी जाती है। सेकेंड डिग्री की जो जलन होती है उसका दर्द होता है, बहुत तेज होता है और असहनीय दर्द होता है। ठीक है, और जलने के घाव है जो सामान्यतः त्वचा के बाहरी और बीच की पर दोनों में होते हैं। ठीक है, जो जलने के घाव होते हैं, शरीर की त्वचा होती है इसकी फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर दोनों के बीच में होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम जलने की तीसरी डिग्री होती है थर्ड डिग्री जलन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें त्वचा पर काले रंग की पपड़ी बन जाती है और घाव है जो सफेद बन जाते हैं। ठीक है, और जलने के घाव जो होते हैं शुष्क होते हैं। इसमें थर्ड डिग्री बर्निंग में हमें दर्द नहीं होता, लेकिन इसमें क्या है कि थर्ड डिग्री बर्निंग के साथ सेकंड और फर्स्ट डिग्री की बर्निंग भी होती है। तो इसमें जो भी हमें दर्द होता है वो फर्स्ट डिग्री बर्निंग की घावों की वजह से होता है। थर्ड डिग्री का बर्न होता है जिसमें त्वचा पूरी तरह से जल जाती है, उसमें इतना दर्द नहीं होता। ठीक है, जलने से, किसी व्यक्ति के जलने से क्या क्या खतरे होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कोई आदमी जल गया तो वो उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल जाएगा, संक्रमण फैल जाएगा, और संक्रमण से बचने के लिए हमें सल्फाडाइजिन क्रीम को उपयोग में लेना होता है। ठीक है, और जलने से दूसरा हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है और शरीर के टेम्परेचर में भी कमी आ जाती है। ठीक है, और जलने के बाद व्यक्ति को सांस लेने में भी दिक्कतें होती रहती है। अब हम पढ़ेंगे जलने पर हमें क्या क्या उपचार करने चाहिए और किस किस प्रकार के उपचार हमें करने चाहिए। ठीक है, हमें सबसे पहले कोई आदमी जल गया तो उसके पास जाएंगे जहां आग लगी है, तो हम खुद के चेहरे पे गीला कपड़ा लपेट लेंगे। ठीक है, गीला कपड़े लपेट, और पीड़ित के पास हम खड़े खड़े नहीं जाएंगे क्योंकि आग होती है जो ऊपर ज्यादा रहती है और नीचे कम रहती है, तो हम रेंगते हुए उससे के पास जाएंगे। ठीक है, और पीड़ित को क्या करेंगे, गीले कपड़ों से ढक देंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। यदि आग कमरे में लगी है तो हमें खिड़कियां दरवाजे खोलने नहीं है, क्योंकि दरवाजे खिड़कियां खोलने से आग हवा के संपर्क में आएगी और आग विकराल रूप ले लेगी। ठीक है, और पीड़ित को इधर उधर भागने से रोकना है, क्योंकि पीड़ित भागेगा
तो वो भी हवा के संपर्क में आएगा और आग और तेजी से पकड़ लेगी, ठीक है। और यदि जलने से हमारे शरीर में फफोले या छाले पड़ गए तो उनको फोड़ना नहीं है, ठीक है। और यदि आदमी जल गया है तो उसमें हमें एक तरीका अपनाना होता है जो स्टोव होता है, अंग्रेजी का STOP, स्टोव। इस तरीके को काम में लेना है। ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि जलने की स्थिति में कौन सा तरीका काम में लेगा। तो जलने की स्थिति में स्टोव तरीका होता है, जो अंग्रेजी के स्टोव है इसको काम लेंगे। जैसे इसमें स्टोव में एस होता है स्ट्रिप, यानी जले हुए भाग से कपड़े और गहने होंगे उसको हम हटा देंगे, स्ट्रिप यानी हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद होता है टर्न, यानी हम नल को खोल देंगे और जले हुए जगह को बहते हुए पानी के नीचे हमको 10 मिनट तक लगातार धोते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर है स्टोव में ऑर्गेनाइज, यानी हम ऑर्गेनाइज यानी एक व्यवस्था करेंगे, परिवहन की व्यवस्था करेंगे, सुरक्षित परिवहन से जो आदमी जल गया उसको अस्पताल या हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर है पी यानी प्रोटेक्ट यानी जले हुए भाग के कपड़े को ढककर सुरक्षित रख देंगे। जो भाग उसका शरीर का जल गया उसको सुरक्षित कपड़े से ढक के रख देंगे, क्योंकि जिससे उस पर इंफेक्शन और अधिक नहीं फैले, ठीक है। और इसमें हम एक नियम होता है हथेली का नियम, जो जलने पर आकार लगाने में, जैसे कोई डॉक्टर है जो नापने के लिए कि आदमी कितना जला, तो उसमें एक हथेली का नियम काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हथेली का नियम किस लिए काम में लिया जाता है। जलने के आकार का अनुमान लगाने के लिए हथेली का नियम काम में लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे चर्चा करेंगे, यह है सदमा, यानी आदमी कोई शॉक लग जाता है सदमा, तो उसमें क्या क्या उसको दिक्कतें होती है और उसका क्या फर्स्ट एड किया जा सकता है, ठीक है। ये संचार प्रणाली होती है और शरीर के हड्डी एवं मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे शरीर के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंचती है तो आदमी को सदमा लग जाता है। सदमे में शरीर के अंग होते हैं जो स्थायी रूप से खराब होने और अपने को पीड़ित की मृत्यु से बचाने के लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है। क्योंकि सदमा लग गया तो आदमी के किसी भी प्रकार का पैरालाइज नहीं हो जाए या आदमी की डेथ नहीं हो जाए, इससे बचने के लिए हमें तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है, ठीक है। सदमे किस किस कारण से लगते हैं, कौन कौन से सदमे होते हैं, जिसमें पहला है हाइपोवोल्मिक शॉक। हाइपोवोल्मिक शॉक है, ये लगता सामान्य से ब्लड की भारी कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जो शॉक लगता है उसे हाइपोवोल्मिक शॉक कहते हैं, ठीक है। इस सदमे में सर्वाधिक सामान्य कारण है रक्त की भारी कमी होना, ठीक है। रक्त की भारी कमी होने से हाइपोवोल्मिक शॉक होता है, ठीक है। यदि रक्त 1.2 लीटर से अधिक कम हो जाता है या उससे भी ज्यादा कम हो जाता है तो ये हाइपोवोल्मिक शॉक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसमें शरीर के द्रव्यों की कमी से अति स्तर से गंभीर रूप से जलने से भी हाइपोवोल्मिक शॉक लग सकता है, ठीक है। इसके बाद आगे चर्चा करेंगे 2 नंबर शॉक है जो कार्डियोजेनिक शॉक यानी हृदय जनित शॉक। इस शॉक में क्या होता है, ये सदमे की स्थिति तब बनती है जब शरीर में रक्त तो पर्याप्त मात्रा में हो लेकिन वो हार्ट तक संपूर्ण शरीर को रक्त संचार करने में असमर्थ हो। तो ये किस किस में होता है, जो गंभीर हार्ट के पेशेंट होते हैं उन बीमारियों से, दिल का दौरा पड़ने से और हार्ट की गति रुक जाने से हृदय जनित कार्डियक अरेस्ट आता है और कार्डियक शॉक लगता है, ठीक है। और सदमा लगेगा तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे, जैसे कोई भी आदमी बस में है और उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया तो उसमें हम कौन कौन से लक्षण होंगे जिसको देखकर हम अंदाज लगा सकते हैं कि इसको ये शॉक लगा है, ठीक है। जिसमें पहला है फिट्स पड़ना, फिर बेहोशी, पेशाब का कम आना, जी मचलाना और उल्टी होना, बार बार प्यास लगना और सीने में तेज दर्द होना। ये लक्षण हमें किसी पेशेंट में या किसी आदमी में दिखेंगे तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि उसको कार्डियक शॉक लगा है, ठीक है। फिर चर्चा करेंगे हम दम घुटना यानी चोकिंग क्या होती है, किसी भी व्यक्ति का वायु मार्ग होता है, वायु मार्ग खोलने की कौन सी विधि होती है इसके बारे में और
एक्सीडेंट के समय कौन सा वायु मार्ग खोला जाता है, इसके बारे में हम कल चर्चा की थी। तो वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है जिससे उसे बोलने, खर्राने या सांस लेने में आदमी असमर्थ हो जाता है, तो उसका दम घुटता है, जिसे हम चोक या चोकिंग कहते हैं। ठीक है, चोकिंग के क्या क्या लक्षण है? चोकिंग होने से आदमी बोलने में या रोने में भी असमर्थ होगा। वो चोकिंग लगने के बाद आदमी बोल भी नहीं सकेगा और रो भी नहीं सकेगा बिल्कुल। इसके बाद है कम या बिल्कुल भी हवा का आदान प्रदान नहीं होना। आदमी के शरीर में जो भी जरूरी हवा जानी होती है या हवा नहीं मिलती है उसको, तो उसकी वजह से भी चोकिंग हो सकता है। ठीक है, 3 नंबर है सांस लेने में कठिनाई होना। ठीक है, और 4 नंबर है शरीर का नीला पड़ जाना। ठीक है, आगे हम देखेंगे चोकिंग के उपाय क्या क्या है। चोकिंग में यदि पीड़ित वयस्क है तो हम हेलमिच मैनुअल विधि काम में लेंगे। ये हेलमिच मैनुअल विधि क्या है? कोई पेशेंट है जिसको चोकर लग गया, चोकिंग हो गया, तो उसको हम पीठ के बल इस प्रकार पकड़ के उसकी पसलियों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, हेलमिच मैनुअल विधि ये विधि है पीड़ित को पैरों पर खड़े होकर उनकी पसलियों वे उन नीचे उनकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लेंगे और अपनी मुट्ठी को अंगूठे में इस प्रकार पकड़ लेंगे। ठीक है, और पीड़ित के पेट की तरफ रखेंगे, दूसरे हाथ से पहले हाथ के अंगूठे को पकड़कर छाती की और ऊपर की ओर खींचेंगे। ये हेलमिच विधि होती है। ठीक है, और कोई जो गर्भवती महिला है उसको चोकिंग हो गया तो इसके लिए हम हेलमिच विधि काम में नहीं ले सकते, तो उसके लिए क्या करना, परफॉर्म चेस्ट थ्रस्ट विधि काम में लेंगे। ठीक है, और यदि पीड़ित बच्चा है तो उसमें हम 5 बार उसकी पीठ को थपथपाएंगे, 5 बार उसकी पीठ को थपथपाएंगे और 5 बार उसकी छाती को दबाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मोच और खिंचाव। मोच और खिंचाव हो जाएगी तो हमें क्या करना है? ठीक है, मसल्स क्या है? पेशी एक कॉन्ट्रासाइल है और हमारे शरीर के गति में मदद करता है। ठीक है, टंडन संयोजी उत्तक है जो एक बैंड को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से टंडन जोड़ता है। ठीक है, फिर है खिंचाव, एक मांसपेशी उपसीयल व एक टंडन खिंचाव है। ठीक है, इसे खिंची हुई मांसपेशी या कंडरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अधिकांश खिंचाव बड़े मांसपेशी समूह में होते हैं, जो खिंचाव होते हैं मांसपेशी के बड़े समूह होते हैं उसमें होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे हम। ये हमारी बुक है जो इसमें हमने फर्स्ट एड और यातायात के नियम के जितने भी क्वेश्चन थ्योरी सभी को शामिल किया है और इसमें टोटल शामिल किया है। इस बुक को आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे सांप और कुत्ते के काटने पर क्या इलाज करेंगे। तो इसके लिए एक विधि होती है, राइट नाम से विधि होती है, उस राइट विधि को हम काम में लेंगे और सांप या कुत्ते के काटने के उपाय करेंगे, इलाज। ठीक है, इसमें होता है पहले आर यानी रिश्योर, यानी व्यक्ति को आश्वस्त करेंगे कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद में इमोलाइज यानी व्यक्ति के प्रभावित भाग को स्थिर रखेंगे, जिसको सांप ने काट लिया यहाँ से या कुत्ते ने काट लिया तो इस भाग को एकदम स्थिर रखेंगे। ठीक है, फिर 3 नंबर है GH यानी गो टू हॉस्पिटल, हम तुरंत हॉस्पिटल जाएंगे। फिर है T यानी टेल द डॉक्टर को बुलाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या क्या नहीं करना है इसमें देखेंगे। तो एकदम या सांप या कुत्ते ने काट लिया तो हर्बल पेस्ट का यूज नहीं करेंगे, लाल मिर्च पाउडर का यूज नहीं करेंगे, दही का यूज नहीं करेंगे और घी का भी यूज नहीं करेंगे। ये नक्सीर है, नक्सीर जो हम हमारे नाक से खून आता है वो नक्सीर है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिर को आगे की ओर झुकाकर बैठ जाना है। ठीक है, और नाक को दबाए रखना है, नथुनों के बाहरी भाग होते हैं इसको पूरी तरह से दबाए रखना होता है। ठीक है, और ये खिंचाव होते हैं, इसमें कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट डिग्री खिंचाव होता है, पहली डिग्री का खिंचाव मांसपेशियों का खिंचाव होता है और हल्का खिंचाव होता है। ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं? मामूली कोमलता और हल्के मांसपेशियों में एंटन होती है, मामूली कोमलता होती है और मांसपेशियों में हल्की एंटन होती है। ठीक है, पहली डिग्री का खिंचाव बिना लॉस ऑफ फंक्शन के भी हो सकता है, यानी शरीर में किसी भी फंक्शन को लॉस भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें उरोमिसिस मौजूद भी हो सकता है और नहीं भी होता है। ठीक है, फिर आता है सेकंड डिग्री का खिंचाव, सेकंड डिग्री का स्ट्रेन होता है, इसके लक्षण होते हैं एडिमा,
कोमलता, इकोसोमिस्मिस के साथ साथ लॉस ऑफ फंक्शन और लोड ब्रेनिंग स्ट्रेंथ होता है। इसमें सेकेंड डिग्री में फंक्शंस का लॉस भी हो सकता है, ठीक है। फिर होता है थर्ड डिग्री का स्ट्रेन। थर्ड डिग्री की स्ट्रेन क्या है? ये खिंचाव की एक गंभीर स्थिति है जिसमें मांसपेशियां और ऊतकों के टूटने में फटने का खतरा भी रहता है और इसके साथ साथ खिंचाव भी होता है, ठीक है। इसके लक्षण क्या है? थर्ड डिग्री स्ट्रेन के लक्षण गंभीर दर्द, मांसपेशियों और विमाओं के कार्यों का भी नुकसान होता है, ठीक है। फिर है मोच। मोच जोड़ों को घेरने वाले स्नायुबंध के लिए एक चोट होती है, ठीक है। ये एक जोड़े कोटेशन के कारण होता है। मोच भी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट डिग्री मोच होती है जो लिंगामेट के तंतुओं के खिंचाव और उसमें मामूली नुकसान होता है। लिंगामेट होता है उनमें खिंचाव होता है और मामूली नुकसान होता है, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट डिग्री स्पेन में नैदानिक अभिक्रिया हल्के एडिमा, स्थानीय टेंडरनेस और बोलने से होता है। ये फर्स्ट डिग्री किस किस वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड डिग्री मोच, इसमें लिंगामेट का व्यक्ति से एक्रीमा टेंडरनेस, गति के जोड़ों को अस्थिर कार्य करने का मामूली नुकसान भी शामिल होता है, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड डिग्री स्पेन। थर्ड डिग्री मोच में लिंगामेट पूरी तरह से टूट जाता है, ठीक है, और मांसपेशियां के टिश्यू की जांच की जाती है और ये जांच होती है एमआरआई के द्वारा, ठीक है। सुगुन टोंग कलाई के लिए चीनी टोंग कलाई भी कहते हैं। ये एक इलाज होता है जो मोच होता है तो उसमें पट्टी की जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे प्रबंधन स्ट्रेन और स्ट्रेन प्रबंधन में एक तकनीक काम लेती है जिसे हम राइस कहते हैं, ठीक है। राइस में आर यानी रेस्ट, आदमी को रेस्ट करेंगे, आई यानी आइस और सी यानी कंप्रेशन, ई यानी इल्यूवेशन, ये शामिल होते हैं और चोट और सूजन को कम करते हैं, ठीक है। फिर है ट्रोमा। ट्रोमा में हम एक विधि काम में लेते हैं जो होती है ABCDE विधि। ये विधि होती है, इस विधि की बजाय हमें कौन सी विधि काम में लेनी चाहिए? HABCDE विधि, यानी H विधि पहले लेनी चाहिए, क्योंकि ट्रोमा के मामले में सबसे पहले चरण के रूप में जानलेवा रक्तस्राव अर्थात हेमरेज होता है और इसमें हेमरेज को नियंत्रित करने के लिए H विधि होती है जो हेमरेज को नियंत्रित करती है, उसको पहले काम में लेनी होती है, ठीक है। ये जो हमने विधि पढ़ी है HABCDE, इस विधि को हमें 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही काम में लेना चाहिए, ठीक है। जिसमें सबसे पहले H यानी हेमरेजिंग, हेमरेज खून के बहाव को रोकना होता है। एयरवे यानी सांस लेने के मार्ग को देखना, और फिर होता है B यानी ब्रीथिंग, यानी सांस आती या नहीं आती ये चेक करना। फिर C होता है सर्कुलेशन, यानी शरीर में खून चल रहा है या नहीं चल रहा है इसको देखना। फिर होता है D यानी डिसेबिलिटी, ये देखना कि आदमी चेतन अवस्था में है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद में होता है E यानी एक्सपोजर, यानी शरीर के तापमान को नियंत्रित बनाए रखना, शरीर का तापमान अधिक नहीं हो जाए कम नहीं हो जाए, ठीक है। और ये जो व्यक्ति होते हैं उसमें सांस लेने की सामान्य कौन कौन सी दरें होती है इसके बारे में देखते हैं। 1 से 5 वर्ष का बच्चा होता है तो वो 17 से 20 सांस प्रति मिनट लेता है, ठीक है, और शिशुओं में ये 50 सांसें प्रति मिनट हो सकती है। शिशु होते हैं जो उनमें ये सांसें 50 सांसें प्रति मिनट होती है। और जो यदि व्यक्ति कोई सामान्य सांस नहीं ले रहा है तो हमें उसे मुंह से बार बार श्वास देनी चाहिए, ठीक है। और एक वयस्क व्यक्ति में सामान्य श्वसन दर 60 से 90 प्रति मिनट होती है, ठीक है। और सांसें चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? कैरोटिड प्लस गर्दन के सामने वाले हिस्से दाएं या बाएं दोनों तरफ के किसी भी ओर से महसूस किया जा सकता है, यानी किसी भी तरफ से हमें महसूस कर सकते हैं, ठीक है। प्लस जांचने के लिए हमें तर्जनी और मध्यम अंगुली को गर्दन की सांस नली पर रखना होता है और हमें प्लस चेक करनी होती है, ठीक है। और प्लस की गिनती 10 या 15 सेकेंड में हम प्लस की गिनती कर सकते हैं। इसके बाद में नाड़ी दर वृद्धावस्था में 60 से 70 प्रति मिनट होती है
वयस्क में 60 से 80 प्रति मिनट होती है, और जो बच्चा 3 साल से कम का है उसमें 90 से 150 प्रति मिनट होती है, ठीक है। और नवजात यदि शिशु है तो उसमें 120 से 160 प्रति मिनट नाड़ी दर होती है, ठीक है। ये सब संदर्भ में जन्म के समय सब संदर्भ 30 से 40 प्रति मिनट होती है, और किशोर होता है जो 18 से 20 साल का होता है तो उसमें 18 से 20 प्रति मिनट, ठीक हो स्वसंदर्भ होती है। उसके बाद वयस्क होता है तो उसमें 16 से 20 प्रति मिनट होती है, ठीक है। और आदमी वृद्धावस्था में होता है तो उसमें 10 से 20 प्रति मिनट होती है, ठीक है। दुर्घटना और आघात ट्रॉमा, ठीक है, इसमें क्या होता है, बेहोशी और चेतन अवस्था में आदमी रहता है, दौरे पड़ते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे दुर्घटना ट्रॉमा के क्या क्या उपचार है। दुर्घटना सर्वाधिक घटित होने वाली आपातकालीन स्थिति, ये किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी समय हो सकती है, ठीक है, और ये जानलेवा हो सकती है, लेकिन 2 तरीकों से इस हानि को कम किया जा सकता है। वो 2 तरीके कौन कौन से, एक है स्थिर रखना और हिलने डुलने से रोकना, 2 नंबर है ब्लीडिंग को रोकना, ठीक है। और यदि किसी दुर्घटना में आदमी का शरीर का कोई भी पार्ट फ्रैक्चर हो गया है तो इसके लिए हम एक विधि कहाँ में लेते हैं, RICER, ठीक है, तरीके को अपनाया जाए। इसमें क्या आर क्या होता है, रेस्ट यानी विश्राम देना, चोट लगने वाले संभावित स्थान को स्थिर रखना होता है, हड्डी को हिलने डुलने से रोकने के लिए स्प्लिट्स यानी हम उसको हड्डी जहां से टूटी है उसको स्प्लिट्स बांध देंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे देखेंगे आई यानी आइस, बर्फ लगाना, यानी फ्रैक्चर के संभावित हिस्से पर बर्फ लगाई जा सकती है, लेकिन ये तभी है जब रक्त स्त्राव बाहरी नहीं हो, ठीक है। यदि बाहरी रक्त स्त्राव हो तो हमें बर्फ नहीं लगानी। इसके बाद में सी यानी कंप्रेशन, यानी बांधना, जो चोट लगी है उससे हिस्से को जरूर पट्टी की सहायता से हमें बांधना होता है, लेकिन इसको ज्यादा कस के नहीं बांधना होता है, उसमें 1 अंगुली के जितनी जगह भी हमें रखनी होती है, ठीक है। इसके बाद में इल्यूएट यानी हमें ऊपर उठाना, चोट लगने वाले हिस्से को सीने को ऊपर उठा के रखा जाना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई सूजन नहीं आवे। उसके बाद में होता है आर यानी रेफर, यानी पीड़ित व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से अस्पताल में रेफर करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आगे देखेंगे ये ऐसी आपातकालीन स्थितियां जो हम गर्भवती महिला होती है, प्रसूति के समय कौन कौन सी आपातकालीन स्थिति पैदा हो सकती है और उनसे कैसे निपटा जा सकता है, ठीक है। गर्भावस्था महिला के साथ न सिर्फ सती संबंधी आपात स्थितियां पैदा हो सकती हैं, बल्कि वे आघात, दुर्घटना या किसी अन्य आपात स्थिति की भी शिकार हो सकती है। कौन कौन सी होती है आपात स्थितियां गर्भवती महिला में, ठीक है। इसमें ये लाइन दोबारा हो गई, ठीक है। एक तो योनि से होने वाला ब्लीडिंग, ये किसी भी समय अधिक हो सकता है, कम हो सकता है, ये भी हो सकती है। गर्भावस्था के पहले 3 महीने में पेट में तेज दर्द और गंभीर ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। गर्भावस्था के पहले 4 महीने में एंटन, मरोड़ और दर्द के साथ साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है। गर्भावस्था के आखिरी 3 महीने में पेट दर्द के साथ ब्लीडिंग होना, ठीक है। और प्रसव के उपरांत कुछ दिनों के भीतर भी ब्लीडिंग होना, सिर दर्द और धुंधला दिखाई देना, चक्कर आना, बेहोश होना या दौरे पड़ना, हाथों, चेहरे व पैरों में अचानक अत्यधिक सूजन आना, ठीक है। इसके बाद में जो भी नवजात शिशु होता है तो उसमें आपात स्थितियां होती है। कौन कौन सी आपात स्थितियां हो सकती है, इसको अंग्रेजी में दे मिफिस्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें पहले टी यानी टॉक्सिसिटी यानी विषाक्तता या कोई भी प्रकार का विष से संबंधित उसमें परेशानी नहीं हो। उसके बाद में होता है एच यानी हार्ट डिजीज, यानी हृदय से संबंधित कौन कौन सी बच्चे में, नवजात में बीमारी होती है, ठीक है। इसके बाद में होता है ई यानी एंडोनिमिक, यानी अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से संबंधित कोई भी प्रकार की समस्या होना। उसके बाद में एम यानी मेटाबॉलिक, यानी इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। और उसके बाद में आई यानी इनबॉर्न एरर्स, यानी पेटाबॉलिज्म के जन्म का दोष होना। इसके बाद में एस यानी सेसिप्स, इसमें आगे है एफ यानी फॉर्मूला मिसअप्स, यानी फीडिंग यानी बच्चे को दूध पिलाने से संबंधित कौन कौन सी परेशानी होती है उसके संबंधित समस्या, ठीक है। उसके बाद में होता है आई यानी इंस्टाइन, यानी आंतों से जुड़ी हुई समस्या।
और फिर होता है टी यानी ट्रोमा आघात, और एस यानी सेंजर यानी दौरा। उसके बाद हम आगे देखेंगे विष और फूड पॉइजनिंग, यानी विष और फूड के से कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है और उस समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो हम किसी भी प्रकार का खाना खाते हैं तो खाने के समय हम खाने में कई बार पुराना खाना या अनहेल्दी खाना खाते हैं, उससे हमें दिक्कतें हो जाती है। तो उससे कैसे निपटा जाएगा, तो आदमी को फूड पॉइजनिंग हो गई या विष से संबंधित कोई प्रकार की पॉइजनिंग हो गई है, तो उसको सबसे पहले हमें अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिलाना चाहिए और उसको आराम करवाना चाहिए। और फिर क्या करना होता है, 3 नंबर में तुरंत से जल्दी हॉस्पिटल और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास प्राथमिक उपचार पेटी। ये प्राथमिक उपचार पेटी होती है जिसमें अलग अलग तरह की सामग्री होती है और ये हर बस में मौजूद होती है। इसमें पट्टी होती है और इसमें मामूली दर्द रहित टेबलेट्स होती है और इसमें हमें इंजेक्शन और कोई भी प्रकार की पॉइजनिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की हल्की दवाइयाँ रखते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आगे जो कल क्लास करेंगे उसमें हम यातायात के जो नियम है उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखने होते हैं, कौन से नियम कौन से डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, उसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है। यातायात नियमों की जानकारी अगली क्लास में हम लेंगे। उसके बाद में ये क्लास करेंगे जिसमें हम MCQ करके इस टॉपिक को देखेंगे। ठीक है जी।